को बताऊंगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान कैसे दुनिया का एकमात्र ऐसा देश बन गया है जिसके वैश्विक भू राजनीति को संचालित करने वाली तीनों महाशक्तियों के साथ रणनीतिक संबंध हैं। और ये तीन महाशक्तियां हैं अमेरिका, चीन और रूस। अब लेकिन यह सब करने से पहले मुझे उन तीन चीजों के बारे में बताना होगा जिनकी वजह से पाकिस्तान इस महान स्थिति में है जहां वह तीनों महान शक्तियों के साथ रणनीतिक रूप से बातचीत कर सकता है। तो मैं समझाऊंगा कि आज पाकिस्तान के अमेरिका के साथ रणनीतिक संबंध कैसे हैं, रूस के साथ कैसे रणनीतिक संबंध हैं। मुझे चीन के साथ पाकिस्तान के रणनीतिक संबंधों के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, दुनिया इस बारे में जानती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान कैसे दुनिया का एकमात्र ऐसा देश बन गया है जिसके वैश्विक भू राजनीति को संचालित करने वाली तीनों महाशक्तियों के साथ रणनीतिक संबंध हैं। और ये तीन महाशक्तियां हैं अमेरिका, चीन और रूस। अब जब मैं रणनीतिक संबंधों की बात करता हूं तो मैं अमेरिका के साथ पाकिस्तान के क्रिप्टो, खनिज या तेल सौदों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उन संबंधों की बात कर रहा हूं जो वैश्विक और क्षेत्रीय भू राजनीति को प्रभावित करते हैं। तो मैं समझाऊंगा कि आज पाकिस्तान के अमेरिका के साथ रणनीतिक संबंध कैसे हैं, रूस के साथ कैसे रणनीतिक संबंध हैं। मुझे चीन के साथ पाकिस्तान के रणनीतिक संबंधों के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, दुनिया इस बारे में जानती है। और अंत में मैं ये भी बताऊंगा कि तीनों महाशक्तियों के साथ रणनीतिक संबंध रखने की इस असाधारण स्थिति के बदले में पाकिस्तान को क्या मिलता है। लेकिन यह सब करने से पहले मुझे उन तीन चीजों के बारे में बताना होगा जिनकी वजह से पाकिस्तान इस महान स्थिति में है जहां वह तीनों महान शक्तियों के साथ रणनीतिक रूप से बातचीत कर सकता है। तो ये तीन चीजें हैं पाकिस्तान का भूगोल। दूसरा है ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें पूरी दुनिया और खासकर अमेरिका ने देखा कि कैसे पाकिस्तान ने अपनी पारंपरिक युद्ध क्षमता का प्रदर्शन किया और इसमें पाकिस्तानी वायुसेना की अहम भूमिका रही। और तीसरा है चीन के साथ पाकिस्तान के समय परीक्षणित और मजबूत रिश्ते जो वैश्विक भू राजनीति के उतार चढ़ाव को झेलते रहे हैं। अब मैं ट्रंप प्रशासन के साथ पाकिस्तान के रणनीतिक संबंधों के बारे में बात करता हूं। यही में कहा कि मैं सभी लोगों के साथ समान रूप से व्यापार करता हूं। अब निश्चित रूप से ट्रंप पाकिस्तान के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व को पसंद करते हैं क्योंकि उन्होंने दो ऐसे काम किए हैं जिससे ट्रंप खुश हैं। पहला, पाकिस्तानी नेतृत्व ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय वायुसेना के 7 लड़ाकू विमानों को मार गिराया है, जबकि भारत की ओर से इसका कोई खंडन नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि 4 दिन तक चले ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह एक भीषण युद्ध था। इसके बाद उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम का श्रेय राष्ट्रपति ट्रंप को दिया है। अब जब आप राष्ट्रपति ट्रंप के नजरिए से देखते हैं तो भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध हुआ था, 2 परमाणु हथियार संपन्न देश, और वह वहां युद्धविराम कराने में सफल रहे। अब जहां तक ट्रंप की बात है तो अपने दूसरे कार्यकाल में उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है कि वह एक शांतिकालीन राष्ट्रपति के तौर पर देखे जाना चाहते हैं। यही कारण है कि कम से कम 35 बार और हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में अपने भाषण में उन्होंने एक बार फिर 7 युद्धों को समाप्त करने की बात कही। बेशक इसमें सबसे महत्वपूर्ण था भारत पाकिस्तान युद्ध, जिसका श्रेय पाकिस्तान ने दिया है, लेकिन भारत ने राष्ट्रपति ट्रंप को श्रेय नहीं दिया है। अब मैंने यह भी कहा था कि जब ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के प्रदर्शन के परिणामस्वरूप पाकिस्तानी सेना के प्रमुख फील्ड मार्शल एम मुनी को 18 जून को व्हाइट हाउस में दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया था। इमुन के साथ उन्होंने जिन मुद्दों पर चर्चा की होगी उनमें से एक यह है कि मध्य पूर्व में स्थिरता के लिए पाकिस्तानी सेना की पारंपरिक क्षमताओं का विस्तार किया जाए। ट्रंप यही चाहते हैं। अब इस बात के प्रमाण हैं कि मैंने जो आकलन दिया था वह सच हुआ है, लेकिन इससे पहले कि मैं सबूत दूं और इस पर बात करूं, 2 और मुद्दे हैं जिन पर अपडेट की जरूरत है। मैं वो कर दूं। हम जानते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने 17 सितंबर को एक अहम रणनीतिक आपसी रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब हमें पता चला है कि चीन, सऊदी अरब और पाकिस्तान अपने पहले संयुक्त अभ्यास वॉरियर 9 में हिस्सा लेंगे, जिसका मतलब है कि चीन पूरी तरह से इसके साथ है। चीन भी उतना ही खुश है जितना ट्रंप मध्य पूर्व में पाकिस्तानी सेना की विस्तारित सैन्य भूमिका से खुश हैं। और दूसरा अपडेट ये है कि जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, सऊदी अरब ने ईरान को सूचित किया था जब सऊदी ने पाकिस्तान के साथ समझौता किया था और ईरान इस समझौते से खुश था। अब 24 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र में ईरानी राष्ट्रपति ने एक अहम बात कही। उन्होंने कहा कि ईरान राजनीतिक सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में पश्चिम एशिया के मुसलमानों के सहयोग से एक व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा प्रणाली बनाना चाहता है। इसमें पाकिस्तानी सेना की विस्तारित भूमिका भी शामिल है। अब इस पृष्ठभूमि में मैं ट्रंप और पाकिस्तान के बीच रणनीतिक संबंधों पर आता हूं।
अब 23 सितंबर को ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र के बाहर 8 इस्लामी और अरब देशों के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक की, जिसे ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र के बाहर अपनी 23 बैठकों में से सबसे महत्वपूर्ण बताया। और इसमें उन्होंने गाजा के लिए अपने 21 शांति सूत्री शांति योजना पर चर्चा की, क्योंकि जैसा कि सभी जानते हैं कि मध्य पूर्व में ट्रंप शांति चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से मध्य पूर्व में अमेरिका की विदेश नीति इसराइल चला रहा है। इसलिए उन्होंने इन देशों के साथ अपने 21 शांति सूत्री शांति योजना पर चर्चा की। कतर, तुर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और जॉर्डन। पाकिस्तान यहां मौजूद था। इतना ही नहीं, ट्रंप ने इस बैठक के बाद पाकिस्तान के नेतृत्व को व्हाइट हाउस में आमंत्रित करना उचित समझा, ताकि मध्य पूर्व में उनकी केंद्रीय भूमिका, एक रणनीतिक भूमिका को देखने के लिए आगे की चर्चा हो सके। इसलिए 25 सितंबर को प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल एम मुनीर ने व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की, जहां उपराष्ट्रपति वान और राज्य सचिव मार्को रूबियो भी मौजूद थे। उस समय 3 रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा जरूर हुई होगी। पहला है मध्य पूर्व में स्थिरता लाने में पाकिस्तान की भूमिका, पाकिस्तान की सेना की भूमिका। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कई बार कहा है, ईरान को पाकिस्तान से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, और ईरान ही है जो ट्रंप को परेशान करता है, तो इस पर चर्चा हुई होगी। और तीसरा मुद्दा था बगराम एयरबेस। अमेरिकी इसे हासिल करने के लिए बहुत उत्सुक हैं, ट्रंप भी बहुत उत्सुक हैं, और ट्रंप इसमें पाकिस्तान की मदद चाहते, जो कि पाकिस्तान करने को तैयार नहीं है। इसलिए उसी दिन 25 सितंबर को अफगानिस्तान के मुद्दों को लेकर 4 देशों की एक बैठक हुई। ये 4 देश हैं चीन, रूस, ईरान और पाकिस्तान। जहां एक संयुक्त बयान जारी किया गया कि अफगानिस्तान में कोई भी बाहरी सैन्य अड्डा, यानी अमेरिका या नाटो देशों का सैन्य अड्डा, इन 4 देशों को स्वीकार्य नहीं होगा। तो कृपया समझें कि ये 4 देश मायने रखते हैं और वे साथ मिलकर काम करते हैं, चीन, रूस, ईरान और पाकिस्तान। तो यह बहुत स्पष्ट है कि जहां तक राष्ट्रपति ट्रंप का सवाल है, उन्होंने मध्य पूर्व में स्थिरता के लिए पाकिस्तान को एक रणनीतिक भूमिका दी है। यह एक है। अब रूस के साथ पाकिस्तान के रणनीतिक संबंधों पर आते हैं। अब आप देखते हैं कि ये सभी संबंध हैं, ये संबंध कमजोर हैं। वास्तविकता यह है कि ये संबंध बहुत तेजी से और 2 स्तरों पर विकसित हो रहे हैं। एक स्तर पर वे उस स्तर पर विकसित हो रहे हैं जिसे मैं नई वैश्विक शासन प्रणाली कहता हूं, जहां हमारे पास रूस और चीन प्रमुख खिलाड़ी हैं, जो इस प्रणाली का समर्थन कर रहे हैं, जो भू अर्थशास्त्र के बारे में है, जो व्यापार के बारे में है, जो विकास के बारे में है, जो दुनिया की स्थिरता के बारे में है, कुछ ऐसा जिसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में भी चर्चा की है। तो ये दोनों देश साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और वे साथ मिलकर कैसे काम कर रहे हैं? यह है कि जब राष्ट्रपति शी पिंग नवंबर 2012 में पदभार संभाले, तो उनकी पहली विदेश यात्रा मार्च 2013 में मास्को की थी, जहां उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की और उन्होंने मास्को स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस में एक भाषण भी दिया, जहां पहली बार राष्ट्रपति शी पिंग ने नए प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में बात की। यह नए प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संबंध थे जिनके बारे में उन्होंने तब बात की थी, जो अब अंततः विकसित हो चुके हैं और सभी चीजें सही जगह पर हैं। यह एक नई वैश्विक शासन प्रणाली के रूप में विकसित हो चुका है, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। और इस पर आखिरी बात वैश्विक शासन पहल थी, जिसे राष्ट्रपति शी पिंग ने 1 सितंबर को चीन में सेव शिखर सम्मेलन में दिया था। तो कहने का मतलब यह है कि ये दोनों देश साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इन दोनों महाशक्तियों के दृष्टिकोण एक जैसे हैं, और इसलिए अगर पाकिस्तान के चीन के साथ बहुत करीबी रणनीतिक समय परीक्षणित संबंध हैं, तो वैश्विक दक्षिण के हिस्से के रूप में मास्को के साथ भी उसके करीबी संबंध होंगे। अब दूसरा, दोनों देशों के बीच प्रत्यक्ष या द्विपक्षीय रणनीतिक संबंध हैं। हम जानते हैं कि 15 सितंबर को प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की और एक क्रेमलिन नोट जारी किया गया। क्रेमलिन नोट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि पाकिस्तान दक्षिण पूर्व एशिया और पूरे एशिया में एक प्राथमिकता वाला भागीदार है। राष्ट्रपति पुतिन की ओर से यह एक बड़ा बयान है, और उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान मुद्दे को पाकिस्तान की मदद से सुलझाया जाएगा। तो मॉस्को के लिए पाकिस्तान की रणनीतिक भूमिका यही है कि अफगानिस्तान में स्थिरता लाने में उसे बड़ी भूमिका निभानी है। और उन्होंने पुतिन से रूस से पाकिस्तान तक गैस पाइपलाइन के बारे में भी बात की और कहा कि रूस, कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में कुछ बुनियादी ढांचे पहले ही बन चुके हैं। तो संक्षेप में, हमें यह नहीं समझना चाहिए कि आज पाकिस्तान के रूस के साथ भी रणनीतिक संबंध हैं। तो उसके तीनों महाशक्तियों के साथ रणनीतिक संबंध हैं।
और बदले में पाकिस्तान को क्या मिलता है? अच्छा, उसे और अधिक पहुंच और अधिक पकड़ मिलती है। पहुंच क्या है? पहुंच को हम किसी राष्ट्र के हित का क्षेत्र कहते हैं। इसका मतलब है कि वो देश या वो क्षेत्र जहां कोई विशेष देश गहरे राजनीतिक और आर्थिक संबंध और संपर्क बनाने में रुचि रखता है, यही पहुंच का हिस्सा है। तो आज पाकिस्तान की पहुंच इस संबंध के कारण दक्षिण एशिया से आगे मध्य पूर्व, मध्य एशियाई गणराज्यों और यहां तक कि दक्षिण पूर्व एशिया तक जाती है, जहां रूस और चीन दोनों बहुत उत्सुक हैं कि पाकिस्तान की वहां भूमिका हो। पहुंच की भूमिका। और दूसरा है पकड़। पकड़ को हम प्रभाव का क्षेत्र कहते हैं। यह वह है जहां तक आपकी सैन्य क्षमता आपके हितों की रक्षा के लिए पहुंच सकती है। तो यह प्रभाव का क्षेत्र है। और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, ऑपरेशन सिंधु के बाद अब यह दक्षिण एशिया से आगे मध्य पूर्व और पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र तक पहुंच गया है, जहां मैंने पहले ही वीडियो बनाकर बताया है कि कैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा के लिए एक साथ आए हैं। अब हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से पूछा गया था, हाल ही में पाकिस्तान ने आज अमेरिका और चीन दोनों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए हैं, इनमें से कौन अधिक महत्वपूर्ण है? और उन्होंने कहा, पाकिस्तान की चीन के साथ टिकाऊ और लंबे समय से चले आ रहे संबंध हैं। बात यह है कि पाकिस्तान के आज न केवल चीन के साथ संबंध हैं, बल्कि पाकिस्तान ने भू राजनीति में सही पक्ष में रहने का सही कदम उठाया है, क्योंकि आज उसके नए वैश्विक शासन तंत्र के साथ संबंध हैं, जिसके बारे में मैंने कहा था कि चीन और रूस इसका समर्थन करते हैं। और जब हम इसे समझते हैं तो दो बातें बहुत स्पष्ट हो जाती हैं। पहली बात जो बहुत स्पष्ट हो जाती है जब हम इस प्रणाली को देखते हैं, जिस नई प्रणाली की मैं बात कर रहा हूं, यह साझेदारी के बारे में है। इस प्रणाली में पूरी सोच ये है कि सभी देशों को यह देखने की पूरी स्वतंत्रता है कि वे किसके साथ अपने संबंध बनाना चाहते हैं, जब तक कि वे इस नई वैश्विक शासन प्रणाली की सोच के अनुरूप हों। इसलिए इस संदर्भ में चीन और रूस को अमेरिका के साथ पाकिस्तान की रणनीतिक भूमिका से कोई समस्या नहीं है। और दूसरी बात, जहां तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिकी विदेश नीति हर 4 साल में बदलती है, जबकि रूस या चीन के साथ ऐसा नहीं है, जहां संस्थागत सोच है। इसलिए यह कहना है कि पाकिस्तान आज अच्छी स्थिति में है। इसने पहले ही सही भू राजनीतिक व्यवस्था। जी तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। मजीद अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं और भारतीय मीडिया का रिएक्शन सुनना चाहते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स और मजीद खबरों के हवाले से, तो हमारे इस चैनल को बेल की घंटी के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।